यदि संगठन का दायित्व है आपके ऊपर तो उस दायित्व का भी ठीक ढंग से निर्वहन करना है। मैं राजनीति करता हूँ, परिवार राजनीति से दूर है। आज माता ने बुंदेलखंड का बहुत प्रवास किया। पहले क्या था, बसपा को लोग निपटाते थे, सपा आ जाते थे, सपा को निपटाते थे लोग, बसपा आ जाती थी। कि निपटाने के चक्कर में उत्तर प्रदेश की जनता निपट चुकी है। सरकार हम बनाएंगे तो लूटने के लिए नहीं बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने तय कर चुके हैं कि हमें विकास के लिए वोट देना है। हिंदुस्तान के मुकद्दर में हर चीज सियासत तय करती है और ऐसे में आम आदमी की यह दिलचस्पी होती है कि किस मिट्टी से बने होते हैं सियासतदां। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं। इन नेता के परिचय में यह कह सकता हूं कि जब भी आप नरेंद्र मोदी को यूपी की किसी भी रैली में देखेंगे तो यह शख्स आपको मंच पर नजर आएगा। और ये मंच पर इसलिए नजर आते हैं क्योंकि ये उन रैलियों के संयोजक होते हैं, आयोजनकर्ता होते हैं। इनका नाम स्वतंत्र देव सिंह है। इनकी उम्र 50 साल है और स्वतंत्र देव सिंह उस जमात के नेता हैं जिसे यूपी में बीजेपी का भविष्य बताया जा रहा है। हम बात करेंगे स्वतंत्र देव सिंह के निजी जीवन की, उनकी राजनीतिक तैयारियों की। आखिर क्या आता है एक लड़के के जेहन में कि जिस वक्त बाकी उसकी उम्र के लड़के डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, वो ये तय करता है कि मुझे समाज के लिए काम करना है। क्या आता है उसके जेहन में जब वो पहली बार विधायक बनता है, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, और इस देश का सबसे ताकतवर शख्स जब उस पर भरोसा जमाता है तो उस भरोसे पे खरा उतरने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। स्वतंत्र देव जी, लल्लन टॉप के न्यूज रूम में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चूंकि आप मेरे गृह जनपद से हैं इसलिए मुझे आपके बारे में थोड़ी सी चीजें पता हैं, मेरे दर्शकों को भी पता चले। आपके नाम की बड़ी दिलचस्प कहानी है। मुझे याद है छुटपन में हम लोग कहा करते थे ये भाजपा के बड़े नेता हैं और इनका नाम कांग्रेस जी है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, कांग्रेस जी तो इनका छुटपन में नाम था और किसी ने इनका नाम बदल के स्वतंत्र देव कर दिया। क्या है कहानी स्वतंत्र देव होने की? क्या है, उस समय परिवार में कांग्रेसी लोग थे। मेरी शिक्षा होने के बाद मैं उरई में आया। इंटर बीएससी में मैं संघ के संपर्क में आ गया और जब संघ का मैं प्रचारक और विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री निकला तो कांग्रेस सिंह से स्वतंत्र देव हो गए। अब मैं स्वतंत्र देव सिंह के नाम से संगठन में ही जाना जाता हूँ। एक चीज जो हम लोगों के जहन में बार बार आती है कि हाई स्कूल इंटर की एज होती है। अगर हम आजकल के संदर्भों का इस्तेमाल करें तो क्या पैकेज होगा, किस जगह करियर में अच्छा स्कोप है। आपने जब ये तय किया कि आपको पढ़ाई के साथ साथ संघ के लिए काम करना है तो आपके परिवार की रिएक्शन क्या थी? परिवार से मैं दूर था, उरे में बीएससी कर रहा था और मैं एनसीसी कैडेट था, संपर्क में था। एक नौजवान लड़का मेरे संपर्क में आया, उसने कहा कि संघ की शाखा चलो। तो मैं उसे कहा कि तुम पढ़ने लिखने वाले अपना काम करो। मैं अपना मस्त रहता था थोड़ा सा, अपना जीवन अलग था। कुश्ती में इंटरेस्ट लेते थे, थोड़ा वेट लिफ्टिंग करता था, एनसीसी में था मैं। और फिर मैं एक दिन वो साप्ताहिक एकत्रीकरण संघ में होता था सभी शाखाओं का, उरई नगर में। लगभग उस दिन साप्ताहिक एकत्रीकरण था, 700-800 लोग थे, सभी वक्त अनुशासन में बैठे थे। एक जिला प्रचारक का बौद्धिक चल रहा था और उस बौद्धिक से मैं प्रभावित हुआ और उस दिन से आज तक मैं फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उस दिन से मैं जुड़ा और उस बौद्धिक से जुड़ने के बाद मैं आज तक एक संघ का जो संस्कार हमारे ऊपर आया, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष करने के बाद, और प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में मैं किया युद्ध में, दंड युद्ध में, लेकिन जब तृतीय वर्ष नागपुर में गया तो साक्षात भारत माँ का दर्शन हुआ। अलग भाषा, अलग भेष, अलग खान पान। अब मैं देखा कोई सरपटा मार रहा है तो कोई एक ही में पूरा भोजन थालियां में मार रहा है, लेकिन मैं देखा अलग अलग, केरल से लेकर यहाँ तक, यानी देश भर के नौजवानों को जिस समय मैं देखा तो फिर और बदलाव आया और परिवर्तन आया। फिर मैं संघ का प्रचारक निकला, विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री, और फिर युवा मोर्चा में आज तक की यात्रा मेरी चल रही है। और आपकी इस राजनीतिक यात्रा में तमाम बड़े नेताओं का साथ मिला, सहयोग मिला, या संघ की भाषा में कहें तो आशीर्वाद मिला। उमा भारती के समय में आप भारतीय जनता युवा मोर्चा में सक्रिय हुए थे? मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष थे जी। उस समय बुंदेलखंड का मैं प्रभारी बना पहला, जब विद्यार्थी परिषद से मैं वापस आया। क्या था कि विद्यार्थी परिषद से और आरएसएस जब वापस संगठन व्यक्तिगत जीवन में आया, जब शादी, झांसी जनपद में मेरी शादी हो गई, और जब शादी हो गई तो प्रचारक जीवन से मैं वापस हुआ। वापस होने के बाद एक साल मैं किसी दायित्व पर नहीं रहा
तो मैं स्वतंत्र भारत नया निकल रहा था कानपुर से, तो 1 साल का संवाददाता बना, जिले का संवाददाता रहा मात्र 1 साल, मेरे पास पद मतलब एक नहीं रहा एक तरह का। उसके बाद मैं बुंदेलखंड का प्रभारी युवा मोर्चा का बना, और बुंदेलखंड का युवा मोर्चा का प्रभारी बनने के बाद आज तक पीछे मैं मुड़कर नहीं देखा, और संगठन का जिम्मेवारी हर पोस्ट पर मैं फिर युवा मोर्चा का डॉक्टर दिनेश शर्मा महामंत्री, फिर विनोद पांडे जी के कार्यकाल में प्रदेश अध्यक्ष हमारे महामंत्री, उमा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, फिर माननीय शिवराज सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, माननीय जी किशन रेड्डी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए बीच में, और रामा सिंह जी हुए, कई लोगों के साथ काम किया। और फिर जो एक तरह का उत्तर प्रदेश में कहा जाए, और माननीय कल्ला जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस समय मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया उन्होंने युवा मोर्चा का, और माननीय शिवराज सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के लिए। तो आगरा के अंदर एक अधिवेशन हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश की संख्या जबरदस्त थी, लगभग 1 लाख नौजवानों का अधिवेशन हुआ। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी उसका समापन किया था, उद्घाटन माननीय आडवाणी गृह मंत्री थे, और ऐतिहासिक रैली थी वो, अनुशासित रैली, और उस रैली से फिर एक मेरा तुरंत बीजेपी में प्रवेश हुआ था। आपने झांसी में रहने का जिक्र किया, स्वतंत्र भारत के लिए काम करने का जिक्र किया। एक हम लोगों को ये दिलचस्पी होती है, खासतौर पर आप संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं, अभी यहाँ कभी कहीं, परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, कितनी शिकायत रहती है? कौन कौन है आपके परिवार में? क्या है, देखिए, परिवार को हमेशा समय परिवार को रहता है, परिवार को जो है चिंता करना चाहिए, शादी के बाद होता रहता है, लेकिन कुल मिलाकर यदि संगठन का दायित्व है आपके ऊपर, तो उस दायित्व का भी ठीक ढंग से निर्वहन करना है। 21 मत करो लेकिन 19 न होने पावे। यदि दायित्व आप लिए हैं तो 21 मत करो लेकिन 19 भी नहीं होने पावे। इसलिए जवाबदेही होना चाहिए, कार्यकर्ता के ऊपर दायित्व लिया है तो जवाबदेही होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में एक नहीं, जितनी यात्राएं निकले, सीमा जागरण यात्रा या मानव दीवार की यात्रा या कोई यात्रा, किसान यात्रा, किसी की यात्रा, उस यात्राओं का जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर रहती थी। चाहे रैली हो कोई, तो आज से नहीं, बहुत पहले से, चुनाव कहीं होना है, उपचुनाव या कहीं, तो वह स्वाभाविक है, 1-1 महीना ऐसे बीतता है जैसे पता नहीं चलता है, साल भर ऐसे जाते हैं कि पता नहीं चलता है। तो परिवार में उसी में दोनों है काम, दोनों की चिंता करना। कौन कौन है आपके परिवार में? 2 बेटियां, 1 बेटा, पत्नी। कौन कौन सी क्लास में पढ़ती हैं बेटियां? एक MBBS कर लिया है, अरे वाह। एक बीटेक कर रही है, बेटा अभी बीटेक कर रहा है। तो उन लोगों की राजनीति में कोई दिलचस्पी है? कुछ परिवार वाले तो बेटी हमारी ये भी नहीं जानती, परिवार मतलब एक तरह का कहा जाए कि बहुत दिनों तक एक लोग तो अपनी जात भी नहीं जानते थे, किस कास्ट की बेटियां, मतलब एक तरह का लिखा जाए तो किसमें है, परिवार का वातावरण दूसरा रखता हूँ, परिवार के एक वातावरण दूसरे। मैं राजनीति करता हूँ, परिवार राजनीति से दूर रखता है। बुंदेलखंड के इलाके में उमा जी को लेकर तमाम किंवदंतियां हैं कि राजमाता ने एक बच्ची को भागवत पढ़ते देखा और उन्हें लगा कि इसमें बहुत संभावनाएं हैं। ये उमा जी से जुड़ी आपकी कोई याद, कोई उनके व्यक्तित्व से जुड़ी कोई वाकया आप लोगों ने? क्या, दीदी के साथ बहुत काम किया, बहुत दिनों तक काम किया। और बुंदेलखंड में अब देखा जाए तो राजमाता जी को आप नहीं देखे होंगे, बुंदेलखंड में राजमाता जी का बहुत प्रवास होता था। पूरे में उनको छात्र संघ के उद्घाटन में भी हम लोग बुलाते थे, उस समय छात्र संघ उद्घाटन में आते थे। और राजमाता एक महलों में भी रहने वाली थी, लेकिन गांव में प्रवास करती थी, और जहां कहा जाए गरौठा जैसे तहसील स्तर पर भी गेस्ट हाउस में विश्राम करती थी। यानी राजमाता ने बुंदेलखंड का बहुत प्रवास किया है, और राजमाता जी के कार्यकाल में बुंदेलखंड में बहुत काम हुआ। मैं अभी पिछले दिनों वसुंधरा राजे, उमा जी भी बुंदेलखंड में बहुत प्रवास करती थी। और मैं दीदी के साथ भी उस समय यात्राएं हैं उनका, बहुत यात्राओं में मैं साथ रहा। हमारे युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और मैं बहुत काम किया, लोग जो भी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मैं बहुत काम। अभी आप ये सब बता रहे हैं, मुझे याद आ रहा है पिछले महीने मेरी वसुंधरा राजे सिंधिया जी से बात हो रही, तो वो भी यही कह रही थी कि हम लोग जब आते थे स्कूल से छुट्टियों में, तो माँ से मिलने के लिए, ये नहीं कि हम घर पे जा रहे हैं, तो वो कहीं किसी गांव में प्रवास कर रही हैं तो हम लोगों को जीप से वहीं पहुंचाया जाता था और वैसा होता था। आज की तारीख की अगर बात करें स्वतंत्र देव जी, तो नरेंद्र मोदी एक हिंदुस्तान की राजनीति के वो केंद्र हो गए हैं, पक्ष और विपक्ष के सभी विमर्श वहीं से तय हो रहे हैं।
नरेंद्र मोदी के साथ आपकी पहली मुलाकात कब रही? पहली बार कब आप मुखातिब हुए, क्या संवाद मैं रहा? कई बार भेंट हुआ। हमारे युवा मोर्चा के प्रभारी हुआ करते थे देश के, अच्छा। और उनका अलग प्रकार का व्यक्तित्व था। जो एक बार स्पीच दे दीजिए जिस विषय पर दे देते थे युवा मोर्चा के सम्मेलनों में या बैठकों में, तो दोबारा उस पर नहीं देते थे, नए सब्जेक्ट पर देते थे। और उनका जीवन ही अलग प्रकार का, अपने जीवन को वह एक तरह का अपने जीवन पर ही वह बिल्कुल तपस्या की, अनुशासन में अपने को गढ़े। कोई उनकी घटना, कोई दिनचर्या वाकया? नहीं, इतना तो मेरा संपर्क नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं जो देखता हूं उनको, यानी टाइमिंग, दिनचर्या, आज रैलियों में मैं देखता हूं ठीक न 1 मिनट लेट, मतलब 1 मिनट विलम्ब होता है, ना आगे न पीछे, ठीक समय पर ही मंच पर चढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर से आने के बाद भी समय के इतने पाबंद, मतलब इतने अच्छा पाबंद रहता है कि समय से, निर्धारित समय के अनुसार ही मंच पर चले आते हैं। सरकारी मतलब हेलीकॉप्टर, जहाज से आना जाना है, तब भी अभी कई रैलियों में मैं टाइमिंग उनका देखा। इसलिए दिनचर्या जबरदस्त है। और दूसरी बात, उनका जीवन जो अभी मैं देखा, सबका साथ सबका, यानी संपूर्ण आम गरीब के लिए जीते हैं, गरीब के कल्याण के लिए, गरीबों की योजनाएं के लिए, गांव गरीब, किसान यानी झुग्गी झोपड़ी में, मतलब एक तरह का गरीबों के लिए हो जीते, जैसे मैं देखा। और मेरा देश दुनिया के अंदर सफेरों का देश न बने, यानी जीने का। हम भी हिंदुस्तानी, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, पूरे विश्व को दिशा दे सकते हैं, उनके मन में रहता है। और भारतीय जनता पार्टी का भी यही लक्ष्य है, जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है वही उनका लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि उनका चुनाव प्रचार अभियान अपने उरूज पर सफल रैलियों के चलते आया, बड़ी रैलियों के चलते, और आपने उत्तर प्रदेश में उनकी सारी रैलियां ऑर्गेनाइज की। कभी फीडबैक तो रहता होगा ना कुछ, कि कैसी रही रैली या कुछ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हमारे ऊपर कोई संपादक है वो हमारी किसी स्टोरी पर थपकी दे दे तो हमें लगता है कि काम ठीक हो गया है। क्या है, कुल मिलाकर रैलियों का अपने, लेकिन हम लोग जो रैलियों को देखते हैं, ये लगता है कि रैली एक से एक रैली ऐतिहासिक, यानी रैलियां एक से दूसरी रैली बड़ी होती है। हम लोगों को लगता है नहीं कि उस रैली से रैली छोटी थी, यानी इस रैली का रिकॉर्ड अगला रैली तोड़ा है, और अगले रैली का रिकॉर्ड तीसरी रैली ने तोड़ा है। यानी ऐसा जन समूह उमड़ता है कि हम समझ नहीं पाते। नरेंद्र मोदी का जिक्र आता है तो एक और शख्स का जिक्र आता है, वो है अमित शाह। अमित शाह के बारे में एक बात सत्ता के गलियारों में भी और पत्रकारिता के भी गलियारों में कही जाती है कि बहुत ही कट टू कट बात करते हैं, रिजर्व रहते हैं, बहुत ज्यादा मित्र नहीं है, पार्टी में सहयोगी हैं, और बहुत ही फोकस्ड स्टाइल ऑफ वर्किंग है, क्योंकि ही इज लाइक दैट कॉर्पोरेट लीडर जिसको डिलीवर करना है। और नरेंद्र मोदी तो चूंकि अब देश संभालने में बिजी हैं, लेकिन अमित शाह अभी भी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और मेरे ख्याल से आपकी रिपोर्टिंग भी, संगठन का भी जो डेकोरम है उसके अलावा अमित शाह जी से रहती होगी। उनके बारे में बताइए कुछ, क्योंकि उनको लेकर ज्यादा बातें नहीं होती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी प्रभारी थे। उनका फोकस हमेशा कार्यकर्ता होता है, और एक तरह का कहा जाए सभी जातियों में संगठन का काम कैसे बढ़े, सभी वर्गों में कैसे बढ़े, इसको लेकर वो चिंतित रहते हैं हमेशा। और उत्तर प्रदेश में जब वो प्रवास किए, उत्तर प्रदेश की गरीबी को उन्होंने देखा, तो जिक्र भी करते हैं, इतना उपजाऊ उत्तर प्रदेश, यहाँ के मेहनतकश कार्यकर्ता, परिश्रमी कार्यकर्ता, और ये सब होने के बाद भी उत्तर प्रदेश विकास नहीं करता है। तो इस उनका मत बनता था सपा बसपा जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसके यहाँ उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया। उत्तर प्रदेश पूरे विश्व, देश को दिशा दे सकता है। उत्तर प्रदेश में नदियां हैं, उत्तर प्रदेश में उपजाऊ भूमि है, उत्तर प्रदेश में मेहनतकश किसान है, मजदूर है। तो कहा जाए कि बहुत लोगों को उनकी बहुत चिंता उत्तर प्रदेश के बारे में रहती है, उनकी इच्छा है। और दूसरी बात, संगठन के प्रभारी रहते हुए जिस प्रकार वो प्रवास करते हैं, यानी जिला की बैठक वो लेते हैं, मंडल अध्यक्षों से वो मिलते हैं, मंडल अध्यक्ष महामंत्रियों की बैठक जिला सा करते हैं, मोर्चों की बैठक अलग पदाधिकारियों से बातचीत करते हैं, प्रकोष्ठों के बैठक अलग करते हैं,
प्रदेश के महामंत्रियों के साथ अलग बैठक करते थे। यानी उनकी संगठनात्मक जो रुचि नीति थी, हाँ, जबरदस्त है। यानी संगठन को सक्रिय करना, संगठन का निर्माण करना ठीक ढंग से, मतलब अद्भुत है, जिसका कहा जाए, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को ठीक ढंग से एक एक जिला को, एक एक विधानसभा को, संपूर्ण लोकसभा को बहुत बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया और उत्तर प्रदेश में बहुत प्रवास किया जी, मतलब रात दिन प्रवास किया। ये जानना मेरे लिए, मतलब मुझे ध्यान है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मेरी एक बार आपसे फोन पर बात हुई थी और तब आप बहुत यकीन से कह रहे थे कि हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ वेस्टर्न यूपी जीत रहे हैं या पूर्वांचल जीत रहे हैं, सब जगह जीतते हुए आ रहे हैं। और हम पोल पंडिताई के मारे तो हमें लग रहा था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी अपने चरमोत्कर्ष पे थे तब भी भाजपा 60 सीटों तक ही पहुंची थी, 58-60 तक, तो ये कितनी ज्यादा ले आएंगे। और ये बिल्कुल असंभव सा है। मतलब 84 की लहर में ऐसी कांग्रेस को सफलता मिली थी, लेकिन वो सहानुभूति की लहर थी, मुद्दे की लहर नहीं थी। 71 का चुनाव अगर मुद्दे पर पहला चुनाव माना जाए, गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी ने, तो उन्हें स्पष्ट जनादेश तो मिला, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल क्लीन स्वीप जो टर्म हम यूज करते हैं। आप लोगों के जहन में क्या कैलकुलेशन थी? क्योंकि अमित शाह ने खुद हम लोगों से बातचीत में इस चीज स्वीकार की, मतलब प्रकारांतर से, कि हाँ ये तो जनता ने बहुत ही ओवरवेलमिंग सा जनादेश दिया है। 73 बहुत बड़ा आंकड़ा है कि मुलायम सिंह यादव के 5 लोग, गांधी परिवार के 2 लोग, बाकी हम लोग के लिए न्यूज रूम में बड़ा आसान होता है, कोई पूछता है कि भाई फलानी सीट से सांसद कौन है, हम कहेंगे यार कोई बीजेपी का ही होगा, याद करने की जहमत ही नहीं उठानी पड़ती है। आप लोगों के पास क्या फीडबैक आ रहा था वोटिंग के दौरान? एक तरह का लहर था, जिसे संगठन का कंप्लीट काम करने के बाद, संगठन का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उसमें जान फूंकने के लिए हम लोग रैलियां तय की। माननीय अमित शाह जी ने स्वयं रैली तय किया और पहली रैली उन्होंने कानपुर में दिया। और कानपुर की रैली, जब पहली रैली हम लोगों ने स्थान तय किया तो एक तरफ 100 एकड़ की भूमि, जिसे कहा जाए गंगा के कटरी वाला बाग, एक भी गांव नहीं है, एक भी जगह नहीं था। यूनिवर्सिटी इधर, कृषि विश्वविद्यालय, IIT उधर, यूनिवर्सिटी इस साइड में मिले, कुछ भी नहीं था। और दूसरे साइड में कानपुर की पब्लिक थी। अब जब IIT के बच्चे, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे लोग संपर्क करने लगे और रैली का समय कुछ है, लोग सुबह 8 बजे से आना शुरू हुआ। जब पहली रैली सफल रैली हुई, सक्सेसफुल रैली हुई, ऐतिहासिक रैली हुई 2013 में, तो ये लग गया करंट, मतलब लोग टटोल लिए करंट। और माननीय अमित शाह जी तो आते पहली बैठक में ही उन्होंने कहा था कि मैं 60 के ऊपर, तो उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं मतलब विश्वास नहीं होता था, लेकिन उन्होंने विश्वास के साथ प्रत्येक मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं 60 के ऊपर जाऊंगा, और ठोक कर कहते थे। और उत्तर प्रदेश को दौड़ा प्रवास करने के बाद उनको पता चल गया कि हम उत्तर प्रदेश के बदौलत ही देश की सरकार बनेगी, और सीटों का बहुत व्यवस्थित चयन, कौन व्यक्ति कहाँ से लड़ेगा, किस नेता को कहाँ से लड़ाएगा, उन्होंने 10-10 सीटों पर 11, मतलब बहुत व्यवस्थित, उन्होंने अच्छे अच्छे नेताओं को भी बीच में डाला और बहुत व्यवस्थित रणनीति बनाया। रणनीति का जिक्र आता है तो प्रमोद महाजन का जिक्र आता है। पेप्सी और प्रमोद महाजन कभी अपना फॉर्मूला नहीं बताते थे। फिर नितिन गडकरी का दौर आया और एक नया टर्म आया बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट में, सर्वे से ये तय होगा कि किस क्षेत्र से कौन एलिजिबल कैंडिडेट है, कौन हवा हवाई है। तो ये सर्वे, या जैसे अभी हमने रपट पढ़ी कि IT सेल है और 12 लाख लोगों को एक साथ व्हाट्सएप पे संदेश जा रहे हैं बीजेपी के इलेक्शन कमांड रूम से। और जब बीजेपी की बात पहले होती थी जनसंघ की, तो साइकिल पर रहने वाले प्रचारक नेता, संस्कार की, संस्कृत की बात कर रहे हैं। ये 2 अलग अलग ध्रुव हैं स्वतंत्र देव जी, कि एक तरफ आप माँ माटी मानुष की बात कर रहे हैं, गाय गंगा की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल तकनीकी पे सवार हैं। और पीढ़ियों का भी इसमें कई बार फर्क आ जाता है, क्योंकि एक पीढ़ी है जिसने जनसंघ के जमाने से राजनीति की, और एक ये बिल्कुल नई पीढ़ी है जिसमें नौजवान आ रहे हैं क्योंकि उनको स्पार्क दिख रहा है। सामंजस्य कैसे बिठाते हैं, क्योंकि आप लोग वरिष्ठ नेता और आपको दोनों ही ध्रुव साधने होते हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी RSS की यात्रा 1925 में शुरू, 90 साल बाद विश्व की मीडिया ने स्वीकार किया। जब नेहरू परिवार बिल्कुल हटा तो पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि एक स्वयंसेवक देश की गद्दी पर बैठा, और एक तरह का अब हिंदुस्तान अंग्रेजों से मुक्त हुआ, एक तरह का।
पूरा हुआ, पहली बार देश के अंदर कोई एक स्वयंसेवक शासन कर रहा है, ऐसा लोगों के मन में गया विचार। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाली शक्ति मेरे पास है। यानी एक स्वयंसेवक का बात कहा जब हम भाई नरेंद्र मोदी जी की, जो आज देश के गद्दी पर बैठे हैं, उनकी आवाज आईआईटी का बच्चा भी सुन रहा है और झोपड़पट्टी में रहने वाला बालक भी विश्वास करता है, देश का अंदर विश्वास करता है कि हाँ, ये नेता मेरी बात करता है। झोपड़पट्टी में रहने वाला भी नौजवान कल आईआईटी का बच्चा बनेगा और आईआईटी में पढ़ने वाला भी बच्चा चाइना और अमेरिका को टक्कर देगा। इसलिए पहले भी यही मेरी विचारधारा थी, आज भी उसी विचारधारा पर हम काम करते हैं। इसलिए गांव गरीब भी हमारे एजेंडे में है और आईआईटी के बच्चे भी मेरे एजेंडे में है। यानी भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलने का हम विचार करते हैं। उसमें किसी धर्म के भी हों, किसी जाति के भी हों, और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी, यानी उसको वहां तक ऊपर तक ले जाने का अवसर देना है, ये भी हमें चिंता हमेशा भारतीय जनता पार्टी को रहती है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो आप बात कर रहे हैं आईआईटी की, अब उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के लोग कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले। यानी माननीय ओम जी प्रभारी हैं, माननीय सुनील जी संगठन महामंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी केशव जी हैं। तो अब एक तरह का बदली हुई पार्टी है। सुनील जी परिपक्व संगठक वहाँ के एक तरह का, और पूरा एक तरह का सिस्टम खड़ा हो चुका है संगठन का। आज हम लोग संपूर्ण हमारी तैयारी है, प्रत्येक क्षेत्र में तैयारी है, बूथ पर भी काम करने वाले, यानी संगठन का नीचे बूथ जो संगठन का ढांचा है जिसके बदौलत हम चुनाव लड़ते हैं, बूथ की कमेटियां भी हैं और आईआईटी का रूम भी है। यानी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम जिले से जुड़े हैं, विधानसभा से जुड़े हैं, और बूथ कमेटियों के माध्यम से मैं विधानसभा से जुड़ा हूं और प्रदेश निगरानी। आपने अमित शाह की उस मीटिंग का जिक्र किया जिसमें वो बार बार कहा करते थे कि 60 से ऊपर सीटें लानी है। विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह क्या कहा करते हैं बंद कमरों की मीटिंगों में? क्या लक्ष्य है, वास्तविक लक्ष्य? मान लो हम सरकार बनाने का लक्ष्य ले चुके हैं जी, और ये तय कर चुके हैं 265 प्लस। लेकिन लखनऊ की रैली के बाद एक तरह की रैली आंधी के रूप में हो गई है। उत्तर प्रदेश में एक लहर चल रहा है और उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने तय कर चुके हैं कि हमें विकास के लिए वोट देना है, सुशासन के लिए वोट देना है, भ्रष्टाचार मुक्त के लिए वोट देना है, एक विकास की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, यानी भ्रष्टाचार से बिल्कुल खत्म, गुंडे माफिया खत्म हो, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी, लूट खसोट नहीं चलेगा, बसपा का मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश को नहीं लूटेगा। ऐसी मानसिकता आम जनमानस में। पहले क्या था, बसपा को लोग निपटाते थे, सपा आ जाती थी, सपा को निपटाते थे लोग, बसपा आ जाती थी। अब किसी को निपटाएंगे नहीं, क्योंकि निपटाने के चक्कर में उत्तर प्रदेश की जनता निपट चुकी है 15 सालों के अंदर। अब वो विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं और विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। और माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, एक से एक योजना उत्तर प्रदेश। आज प्रत्येक गांव में गैस बन रहा है, लगभग 40-60 लाख के ऊपर गैस फ्री में लोगों को, चूल्हा भी, कनेक्शन भी फ्री में, गैस भी लोगों को घरों तक पहुंचा है। इसमें किसी जाति के, किसी धर्म के हों, पार्टी ने सभी का विकास किया। महत्वपूर्ण योजना है किसान बीमा योजना, महत्वपूर्ण योजना, यानी कई योजनाएं जो गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजना, उज्ज्वला योजना, तो यानी महत्वपूर्ण योजना है। और विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और सपा बसपा के भ्रष्टाचार के चुनाव लड़ेंगे। और अखिलेश यादव के द्वारा जो प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी हुई है, इनके राज्य में, अखिलेश यादव के राज्य में, यानी गृह मंत्री से लेकर सभी है भाई, गृह मंत्री है, कानून व्यवस्था का कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? अखिलेश यादव नहीं देंगे तो शिवपाल देंगे क्या? 1.5 लाख में अध्यापकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, ये रामगोपाल जवाब देंगे? मुख्यमंत्री कौन है? ऐसे थोड़ा चल जाएगा, चाचा भतीजा लूटे, चाचा को सब मिलकर लूटे हैं, सभी खानदान मिलकर लूटा है पूरा, और ठीक ढंग से लूटे हैं उत्तर प्रदेश को, मोरम खदान से लेकर, यानी सभी विभागों में लूटे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अब पब्लिक ने तय कर चुका है कि इसको हटाना ही। क्या आप भाजपा की तरफ से लोगों को ये आश्वासन भी दे सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, तो यादव परिवार के ऊपर जिन अनियमितताओं का आप आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो मोरंग खदान की बात हो, चाहे नियुक्तियों की बात हो, क्या उनकी जांच होगी? उत्तर प्रदेश के अंदर आम जनमानस का जितना भी उत्पीड़न हुआ है, दलितों का भूमि कब्जा हुआ हो,
चाहे गरीबों की भूमि कब्जा हुआ, किसी का दुकान कब्जा किए, चाहे पट्टा कब्जा किए, चाहे उत्पीड़न करके 6-6 महीना जेल में डाले, किसी का भी द्वेष बस सपाइयों ने या बसपाइयों ने, ये सभी पर जांच बैठेगा और जांच बैठाया जाएगा और जांच बैठाकर उचित निर्णय किया जाएगा और उस सभी को न्याय मिलेगा। जिस प्रकार ये लोग गुंडागर्दी किए हैं और लूट खसोट किए हैं, सभी प्रॉपर्टी वापस लिया जाएगा जो भी कब्जा किए, और ये जितने भी गुंडे बदमाश हैं उनको ठीक किया जाए। और गुंडे बदमाश अपने भाजपा की सरकार बनते ही वो तुरंत प्रदेश छोड़ देंगे, रहेंगे ही नहीं, सब लूटने वाले नहीं रहेंगे। ये माननीय कल्याण सिंह का शासन रहा, माननीय राजनाथ सिंह सतर हो जाएंगे, अपने आप प्रदेश छोड़ देंगे, उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे या तो जेल के अंदर रहेंगे। एक भी गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश में टिकेंगे नहीं। बीजेपी की सरकार आते हैं और भ्रष्टाचार करने वाले भी लोग नहीं रहेंगे। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनती है, भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडागर्दी मुक्त, परिवारवाद मुक्त, यानी सरकार हम बनाएंगे तो लूटने के लिए नहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार दोनों मिलकर गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों को छत देंगे, भरपेट भोजन देंगे, गांव में पक्की सड़कें सीसी होंगी और अच्छे स्कूल होंगे, अच्छा शिक्षा व्यवस्था, दवाई में फ्री में, मतलब एक तरह का किसानों के लिए सब कुछ करेंगे हम लोग जो कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कार्यशैली के बारे में बता रहे थे और ये भी बताया कि संघ की नर्सरी से निकलने वाले नौजवानों को राजनीति की दीक्षा कितने संघर्षों के साथ मिलती है। दी लल्लन टॉप .com पर एक और राजनीतिक शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।